हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रकाश पालीवाल। चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो एनआरए के ऊपर हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? एनआरए के ऊपर में। एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। ठीक है, क्या है ये राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा, क्या है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत ही व्यापक चर्चा होगी और इस चीज में हम समझाएंगे आपको कि एनआरए क्या होता है, एनआरए क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। हर चीज के ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो एनआरए के ऊपर में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि असलियत में एनआरए है क्या। ठीक है, तो एनआरए जो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एनआरए जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। जैसा कि आप लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग कोई ना कोई एग्जाम दिला चुके हैं, या ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग वही वीडियो देख रहे होंगे जो एग्जाम दिलाते हैं या एक एस्पिरेंट्स होंगे। ठीक है, या किसी न किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, एनटीपीसी का फॉर्म भराया गया था, लेकिन एग्जाम अब तक नहीं हुए हैं। एनटीपीसी के एग्जाम जो नहीं हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी कमियां ये है कि रेलवे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लेट लतीफी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, और हर जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो एग्जाम लेने वाला है और जो एग्जाम देने वाला है, दोनों परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि बच्चा जो है वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसके एग्जाम हो नहीं रहे हैं। उसने फॉर्म भर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर की गलती है। एग्जामिनर इसलिए परेशान है क्योंकि वो खुद आरआरबी उसे कंडक्ट कर रहा है। कौन कंडक्ट कर रहा है दोस्तों? आरआरबी। लेकिन जब तक उसे आगे से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम का फेलियर है कि एनटीपीसी का एग्जाम 2018 में निकलने के बावजूद भी 2020 होने को जा रहा है, लेकिन उसका एग्जाम का कोई चांसेस नहीं है। ये सिर्फ एनटीपीसी की बात नहीं है या आरआरबी की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी जगह पे यही हाल है। आप अगर एसएससी की बात करें, एसएससी में एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, ठीक है, एसएससी एमटीएस होता है, और एसएससी में बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल अपने एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाते, और ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एचआर मिनिस्टर्स हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने और उनकी कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये बोला गया है कि एनआरए का गठन किया जाएगा। एनआरए की चर्चा जो है वो बजट में की जा चुकी थी। बजट मतलब जो हमारे जो इंडियन बजट आता है उसमें ये चर्चा की जा चुकी थी कि एनआरए आएगा। ठीक है, लेकिन एनआरए का स्वरूप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बारे में अभी बताया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि एनआरए बनाया जाएगा। अब क्या होगा एनआरए का काम, चलिए बात करते हैं। एनआरए जो होगा दोस्तों वो क्या करेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, हमारे देश में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जैसे बैंकों के एग्जाम आईबीपीएस लेता है, एसबीआई अपने अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, एनटीपीसी जो है, ठीक है, सॉरी आरआरबी जो है, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और फिर होता है आपका एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईबीपीएस। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों, उनमें सबसे खास चीज ये है कि ये सब अपना अलग अलग फीस लेते हैं। जैसा कि अगर हम देखते हैं आईबीपीएस जो होता है, जब वो बैंकिंग के एग्जाम लेते हैं तो 750 रुपीज पर कैंडिडेट फीस होती है। हाईएस्ट फीस की मैं बात कर रहा हूं। एसएससी की फीस लगभग 250 से 300 के बीच में होती है, कहीं कहीं 100 फीस भी होती है। ठीक है, आरआरबी की बात करें तो लगभग 200 रुपए की या 150 रुपए की फीस होती है। अगर आप कहीं साइबर कैफे से भरने जाते हैं तो यह आपको लगभग 300 रुपए या ये आपको और ज्यादा पड़ जाता है। तो ये इसलिए क्या होता है कि यहां पर ये समझना है कि इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं। यहां पर इतनी सारी फीस देने की वजह से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने समझा कि जो गरीब परीक्षार्थी हैं जो वाकई में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक फीस का ही कॉमन एक फीस होनी चाहिए ताकि उन्हें हर जगह ना जाना पड़े। ठीक, मतलब क्या होता है कि अगर कोई पुअर स्टूडेंट है, मान के चलिए मैं हूं और मैं हर एग्जाम दिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरी तैयारी है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर 750 रुपए फीस देने हैं, फिर यहाँ पर 250 रुपए फीस देने हैं, फिर यहाँ 200 रुपए फीस देने हैं, उसके बाद में अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम होंगे छोटे मोटे उसमें भी फीस जमा करनी है। तो बर्डन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बुक्स खरीदनी पड़ती है, उसके अलावा मंथली मैगजीन खरीदनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो इंडियन ऑफ गवर्नमेंट ने इस चीज को सुधारने के लिए एनआरए में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में डिसाइड किया है कि अब स्टूडेंट को केवल एक बार ही फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो इसमें सबसे खास चीज किया गया है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो सबसे खास चीज ये की गई है कि एक स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेवल
करना पड़ता था, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते थे, जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें तो ये बड़े शहरों में ही कंडक्ट होते थे। जैसे मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नागपुर का है, लेकिन नागपुर से उसका गांव जो है वो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन नागपुर डिवीजन के अंदर आता है, तो उसे नागपुर आना पड़ता था। वो मेंटल स्ट्रेस हो जाता था, बिल्कुल परेशान हो जाता था। सुबह आना, सुबह 9 बजे जो पेपर होता था उसके लिए उसे रात को पहुंचना पड़ता था, फिर वो रात भर जगता था ताकि वो सेंट्रल हॉल पहुंच सके। लेकिन एनआरए में ये बोला गया है कि एनआरए की जो एजेंसी होगी, एनआरए जहां होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एनआरए का एक क्या होगा, ऑफिस होगा, और वही ऑफिस में ही, ठीक है, वही ऑफिस जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा। मतलब अब जो है उसे वहीं पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या करेगा एनआरए, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एनआरए क्या करने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। एनआरए क्या करने वाला है, ये तो बात हो गई कि स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, ठीक है, ये फायदे की बात हो गई। लेकिन अब फायदे के साथ में एनआरए करने क्या वाला है। एनआरए जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा जिसका नाम होगा सीईटी। क्या नाम होगा दोस्तों, सीईटी नाम होगा, ठीक है। और अभी एनआरए के अंदर में 3 ही बॉडीज को शामिल किया गया है। पहला है आईबीपीएस, दूसरा है आरआरबी और तीसरा है आपका एसएससी, ठीक है। आईबीपीएस, ठीक है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन 3 बॉडीज को ही शामिल किया गया है किसमें, एनआरए में। और आगे चल के किसी न किसी और बॉडी को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बॉडीज खत्म नहीं होगी, इसको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी शामिल, मतलब वो खत्म नहीं होने वाले, वो यथावत बने रहेंगे, जैसा है वैसे ही रहेंगे। आगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो सीईटी जो होगा उसका फुल फॉर्म होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो एग्जाम पैटर्न होगा ये ऑब्जेक्टिव बेस होगा। पहले जो क्या करेगा, एनआरए एक टेस्ट लेगा जिसका नाम होगा सीईटी। क्या होगा दोस्तों, सीईटी होगा, और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईबीपीएस में प्री होता है, आरआरबी में भी प्री होता है, एसएससी में भी प्री होता है, ठीक है, प्री, ठीक है। तो ये जो प्री है वो सीईटी ले लेगा, मतलब एनआरए जो है सीईटी के फॉर्म में आपका प्री ले लेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो ये सीईटी लेगा, ध्यान से समझेंगे, ये जो सीईटी एग्जाम होगा इसमें क्या होगा, आपका एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको, और ये जो स्कोर कार्ड होगा ये 3 ईयर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। 3 ईयर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ध्यान से समझेंगे, एनआरए जो है वो एक सीईटी एग्जाम लेगा जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये जो है लगभग समझ लीजिए हर साल में 2 बार बोला गया है, 2 टाइम बोला गया है, इन एवरी ईयर, ठीक है। साल में 2 बार ये एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है, 2 टाइम इन एवरी ईयर, ठीक है। 2 साल में 1 बार ये एग्जाम लिया जा सकता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सीईटी जो है वो 2 साल में 1 बार लिया जा सकता है, ठीक है, सॉरी 1 साल में 2 बार लिया जा सकता है, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा जितना भी आप इसमें स्कोर करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनआरए में आपको सिर्फ 1 बार फीस पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जब अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं या जितना भी सीईटी क्लियर करने का होगा, उसके बाद जो टायर 2 और टायर 3, जैसे किसी एग्जाम्स में प्री के बाद मेंस होता है, तो मेंस जो है वो आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी ही लेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एग्जाम है टायर 2 और टायर 3 वो आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी ही लेगा। खाली जो प्री का एग्जाम है वो कौन लेगा, सीईटी ही लेगा, ठीक है। सीईटी 3 साल तक वैलिड होगी। अब मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं, इस चीज को समझिएगा। जैसे क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए सीईटी का आपने एग्जाम दिलाया, अब मान के चलिए 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। सीईटी ने ये नहीं, सॉरी एनआरए ने ये नहीं बताया है कि वो क्या करने वाला है, मतलब प्री क्लियर करेगा, मतलब सॉरी वो ऑब्जेक्टिव तो रखेगा पैटर्न को, लेकिन ये नहीं बताया कि सिलेबस क्या होगा या कितने नंबर का होगा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मान के चलिए 200 नंबर का होगा, तो 200 नंबर में अगर आप मान के चलिए 150 लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लाते हैं 150, और ये 150 नंबर आपका कितने साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो अब समझ लीजिए 200 नंबर में अगर आपने 150 नंबर लाया और ये 3 साल के लिए वैलिड है, इसका मतलब अब आपको वापस प्री दिलाने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से कोई भी एजेंसी आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी मान के चलिए वैकेंसी निकालती है। एग्जाम, अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर हम बोलते हैं एसएससी ने अपनी वैकेंसी निकाली, तो एसएससी जो है वो अपने प्री वाले चीज को छोड़कर सीधा सिलेक्शन प्रोसेस पे जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने के बाद वो डिसाइड करेगी कि हमारा जो कट ऑफ है वो मान के चलिए 150 है,
ठीक है। तो 150 जिसका भी है वो सब आ जाइए, 150 के ऊपर जिसका भी है वो सब आ जाइए। तो 150 जितना भी लोगों ने स्कोर किया है या 150 से ज्यादा जितने लोगों ने स्कोर किया है वो किस में चले जाएंगे, एसएससी के पैटर्न में चले जाएंगे और एसएससी उनका प्रीलिम्स ना लेकर आगे के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। तो एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि आपके पास में एक फीस भी जो आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी। नहीं तो होता क्या था कि एसएससी के प्री में भी आपको एक बार फीस भरनी पड़ रही है, मेंस में भी आपको एक बार फीस भरनी पड़ रही है। मैक्सिमम ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्री में, मेंस में और टायर 1 टायर 2 के हिसाब से क्या करना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन एनआरए में क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फीस एक बार पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो इनमें से कोई भी वैकेंसी निकाले, ठीक है, अगर आईबीपीएस भी निकाले या आरआरबी भी निकाले या एसएससी भी निकाले तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझने वाली चीज है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि लगभग जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 1,25,000 पोस्ट के लिए, ठीक है, 1,25,000 पोस्ट के लिए लगभग 2.5 करोड़ लोग हर साल क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि लगभग 1,25,000 पोस्ट के लिए 2.5 करोड़ लोग इस देश में क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। और ये चीज होती है कि सभी लोग एग्जाम में कूद पड़ते हैं और अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, और जो वाकई में काबिलियत है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं कट ऑफ के चक्कर में। तो यहां पर कट ऑफ का खेल होगा, लेकिन कट ऑफ का खेल कौन डिसाइड करेगा, स्टार्टिंग में सीईटी। अगर आप सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो बाद में डिसाइड करेगी आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी कि कितने नंबर वालों को क्या करना है, अंदर लेना है, और वो उसके हिसाब से उन्हें टायर 2 और टायर 3 के हिसाब से क्या करेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में डालेगी। आपको बस ये समझना है, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं एनआरए को लेकर तो आप समझ लीजिए। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं एनआरए जो है दोस्तों वो क्या करने वाला है। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्जाम लेगा साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार एक एग्जाम लेगा जिसका नाम होगा सीईटी। क्या नाम होगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो जो आप उसमें जितना भी स्कोर लाएंगे वो कितने साल तक वैलिड होगा दोस्तों, 3 साल तक ये क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक, ये 3 साल तक वैलिड होगा। और उसके स्कोर कार्ड के बेस पे जो भी लोग वैकेंसी निकालेंगे, चाहे वो आईबीपीएस हो, आरआरबी हो और एसएससी हो, मैं इन तीनों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी इन तीनों बॉडी को ही शामिल किया गया है किसमें, एनआरए में, ओके। इसके बाद में जब वो आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी जब वैकेंसी निकालेगी तो आप उसका ऑलरेडी प्री क्लियर कर चुके हो सीईटी के थ्रू, ठीक है, सीईटी के थ्रू आप उसका क्या कर चुके हो, क्लियर कर चुके हो, क्या, प्री। लेकिन जब आप मेंस दिलाने जाओगे तो ये एग्जाम आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी ही लेगा, ठीक है। लेकिन वो उसमें कई, जैसे अभी क्या हुआ है, आरआरबी ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है कि अगर सीईटी के बेस पे ही बच्चे आते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन दे देंगे, खाली फिजिकल और जो आपका अदर प्रोसीजर होता है वो लेंगे और उसके बाद में उन्हें सिलेक्शन दे देंगे। पर सबसे खास चीज जो आपको समझनी है कि ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लागू होती है आपका किसके ऊपर में, ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए ये होगा। नॉन टेक्निकल एग्जाम्स मतलब गैर तकनीकी भर्तियां, ठीक है, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए होगा। जैसे आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, इन लोगों के ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी अभी। इन फ्यूचर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगी। ग्रुप ए बी और ग्रुप सी का मतलब होता है दोस्तों आपका वो एग्जाम्स जिसमें आपको ऑफिसर्स नहीं होते, नॉन गेजेटेड ऑफिसर बोल सकते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस। इसके अंदर में मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होंगे पटवारी का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का या फिर डिप्टी कलेक्टर का, नायब तहसीलदार का, ये इसके दायरे में नहीं आते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है आगे चल के स्टेट भी इसे फॉलो करे, ठीक है, क्योंकि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे फॉलो करता है कि नहीं करता है। लेकिन सेंट्रल के सारे एग्जाम में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक। इसके अलावा जो सबसे खास चीज है, ठीक है, एनआरए की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा और सारे एग्जाम जो होंगे दोस्तों ऑनलाइन होंगे। क्या होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है। और इंडिया को ऑनलाइन एग्जाम की ओर बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम में पारदर्शिता भी बहुत ज्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब करप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा क्या है, कम है। अब हम जानते हैं इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ड्रॉबैक्स की कमियां की बात करें तो एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, आरआरबी जो है वो बहुत ही लेट लतीफ है, एसएससी भी बहुत लेट लतीफ है, लेकिन आईबीपीएस जो है वो लगभग अपने एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट कराता है और सही टाइम पे उनकी वैकेंसी भी ले लेता है। अगर मान के चलिए आरआरबी जो है लगभग 2 साल तक वैकेंसी ना निकाले, ठीक है, या एसएससी भी 2 साल तक अपने प्रोसीजर को कंप्लीट ना करे, तो इस दौरान में अगर साल में 2 बार, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, आरआरबी, एसएससी ये जो दोनों हैं, अगर ये सही मायने में
सही मायने में एग्जाम कंडक्ट ना कराए और पुराने एग्जाम को भी सही टाइम पे ना ले। क्योंकि देखिए टायर 1 तो आप दे देंगे और टायर 1 का रिजल्ट जो है एनआरआई डिक्लेयर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीईटी का क्लियर कर देगा। लेकिन टायर 2 और टायर 3 तो लेने ही इनको ही है ना, आरआरबी और एसएससी को। अगर इन्होंने उस प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो एनआरआई फ्लॉप हो जाएगा। याद रखेंगे, एनआरआई फ्लॉप हो जाएगा अगर आरआरबी और एसएससी ने अपना सेकंड और थर्ड प्रोसीजर को ठीक से नहीं किया। तो अगर उन्होंने ठीक से कर दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि आरआरबी और एसएससी अब किसके अंदर आ जाएंगे, एनआरआई के अंदर आ जाएंगे। तो एनआरआई उनसे काम तो करवा लेगा, एक चीज तो तय है। अगर वो काम फिर भी नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अब समझते हैं कि आरआरबी अगर 2 साल बाद या एसएससी 2 साल बाद एग्जाम निकाले तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यह होगा दोस्तों कि सीईटी क्लियर करने वाले अगर साल में आप 2 बार एग्जाम दिला रहे हैं, ठीक है, और दोनों बार आपने स्कोर कर लिया है, तो अगर आप 2 साल में 4 बार स्कोर कर लेंगे और 4 बार स्कोर करने के बाद जब आप सीईटी में पहुंचेंगे तो काफी लोग जो है वो सीईटी क्लियर करने वाले हो जाएंगे और यहां पर रश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आरआरबी और एसएससी में, और हाल पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ, थोड़ी संख्या कम होगी स्टूडेंट की, लेकिन रश तो बढ़ ही जाएगा। आईबीपीएस अपना एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट कराता है, तो आईबीपीएस जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि आईबीपीएस सही मायने से इसको फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर आईबीपीएस अपनी कंटिन्यूअसली बनाए रखे तो ठीक है। तो एक चीज समझने वाली दोस्तों कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा, ये एक बहुत अच्छा कदम है उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, ठीक है, और कम संसाधनों के बावजूद भी सक्सेस होते हैं। उनके लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट और जो लोकल अथॉरिटी होती है जो एग्जाम कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है किसकी, बॉडीज की, उनके ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब एग्जाम दिलाने के लिए बड़े छोटे शहरों से जब बड़े शहरों में लोग आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनों में भीड़ हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम्स में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं। ये सारी चीजों की क्या हो जाएगी, वेटेज कम हो जाएगा और जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे जैसे कभी रेलवे की भर्ती होती है तो पूरे के पूरे ट्रेनों में भर भर के लोग कहां होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें भी परेशानी होती है और साथ में दूसरे पैसेंजर्स को भी परेशानी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एनआरए जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में खुलेगा, जिसकी वजह से सबसे कम से कम क्या होगा कि यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। एक और चीज जो दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जो खास है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं। अब आप सोचेंगे अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो उसके लिए क्या है। ठीक, 10th पास ये 3 कंडक्ट हिसाब से होगा दोस्तों, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। 10वीं, 12वीं और स्नातक 3 लेवल पे ये परीक्षाएं होंगी एनआरए की। ठीक है, 10th में जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जो सीएचएसएल होता है, ठीक है, वो 12th पास होता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल इसमें भी होता है और एसएससी सीजीएल इसमें भी होता है। ठीक है, अब होगा क्या आपका, एक चीज ध्यान से समझेंगे। मान के चलिए आपने सीईटी का एग्जाम दिलाया। कौन सा एग्जाम दिलाया दोस्तों, सीईटी का आपने एग्जाम दिलाया। अब सीईटी का एग्जाम दिलाने के बाद में अगर आप 10th पास है तो एसएससी ने जो 10th पास पे बेस पे जो भी एग्जाम निकाला है उसमें आप क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। याद रखेंगे। ठीक, अगर मान के चलिए आपने सीईटी क्लियर कर लिया या सीईटी में जितना भी नंबर है अगर वो ला लिया, ठीक है, तो आप अगर 12th पास हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल में भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म भरते हैं, ग्रेजुएशन के फॉर्म, क्योंकि आपको देखिए आप तीनों बेस पे भी एग्जाम दिला सकते हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों बेस पे एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मान के चलिए ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम दिलाया, ग्रेजुएशन बेस पे क्या दिलाया, एग्जाम दिलाया, तो आप एसएससी सीजीएल के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईबीपीएस और आरआरबी है। ठीक है, आईबीपीएस और आरआरबी भी वहां पर रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे होंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप 10th और 12th के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे, तो बात गलत है। आपको अलग अलग सेपरेट क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। 10th का भी अलग से और 12th का भी अलग से और ग्रेजुएशन का भी क्या करना पड़ेगा, अलग से क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दिलाते हैं तो आप 10th और 12th के लिए भी क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं, इसमें एसटी, एससी और ओबीसी इनके लिए रिजर्वेशन होगा, एज रिस्ट्रिक्शन भी होगी। एज, ठीक है, एज के लिए रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, एज के लिए आपको छूट भी दी जा सकती है। ठीक है, आपको जैसे मान के चलिए जनरल कैटेगरी, इसमें फीस में भी छूट होगी, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, और आपका एज में भी छूट हो सकती है। ठीक है, अभी तक बहुत ज्यादा व्यापक रूप से इसके बारे में नहीं बताया गया है। अच्छा, अब ये काम करना कब से चालू करेगा, सबसे पहली बात ये काम करना चालू करेगा लगभग 2021 में। मैंने ऐसा क्यों कहा 2021, क्योंकि 2020 में अब ज्यादा ईयर बचा ही नहीं है।
लगभग 5 से 6 महीने इस बॉडी को काम करने के लिए और इनके चार्टर बनने के लिए लगेंगे, ठीक है। और लगभग इनका जो समय है, इनकी जो पॉलिसीज हैं, इसे बनने के लिए कम से कम 5-6 महीने तो इसे लगने चाहिए। हो सकता है कि 2021 में जो भी एग्जाम हो वो से एनआरए ही क्या कराए, कंडक्ट कराए। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एनआरए जो है वो 2020 से ही 21 से ही क्या हो सकता है, काम करना चालू कर सकता है, या 2020 के एंड में भी क्या कर सकता है, काम करना चालू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीईटी जो है वो अपना सिलेबस कैसे रखेगा। देखिए, सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, सिलेबस के बारे में अभी कुछ भी पॉइंट नहीं बताया गया। बस ये बोला गया है कि यहां पर क्या होगा कि 22 जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है, ठीक है, जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, बोडो हो गया, संथाली हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गई, ठीक है, गुजराती हो गई, राजस्थानी हो गई, सॉरी राजस्थानी बोल रहा हूं आपका मैथिली हो गई, ठीक है। ये जो सारे लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में ही ये सारे एग्जाम पेपर होंगे। अब आप सोचेंगे सर होगा क्या, मतलब एक बार बता तो दीजिए सीईटी में होगा क्या। तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, जो सभी लोग गैस कर रहे हैं वो भी हम भी गैस कर रहे हैं। सीईटी में क्या करने वाला है आपका, देखिए सीईटी का सिलेबस आपके सिलेबस जैसा ही होगा, ठीक है। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगा, जीएस होगा, तो 4 पार्ट होंगे। हो सकता है वो 50-50 नंबर के 4 पार्ट रख दें, 50 चौके 200 हो जाए, ठीक है। तो 200 जो है दोस्तों, ठीक है, 50 चौके क्या हो जाए, 200 नंबर का एग्जाम हो जाए। और इस 200 में आपको कवर करना हो जितना भी आपका क्या हो, एक स्कोर कार्ड जो देगा कौन, आपका एनआरए। ठीक, अब होगा क्या कि सीईटी में आप जो भी लैंग्वेज दें, अब ये 50 लैंग्वेज है, अब क्या होगा, ये तो पूरे देश भर में कॉमन होगा ना। तो भाई मैं हिंदी जानता हूं, मध्य प्रदेश वाले हिंदी जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाले हिंदी जानते हैं, बिहार वाले हिंदी जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो बिहार में नेपाल तरफ है वो कैसे जानेंगे। तो भैया उनके लिए है ना मैथिली लैंग्वेज, ठीक है, मैथिली जो है वो बिहार के नॉर्थ में बोली जाती है, तो मैथिली लैंग्वेज में ही उनके ये पूरे 200 क्वेश्चन होंगे। अब समझ में आया दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। अगर तमिलनाडु वाले तमिल लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो तमिल लैंग्वेज में भी 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हम अगर हिंदी भाषी है तो हम अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और हिंदी में पेपर देंगे और 200 नंबर का हो जाएगा। जिसको इंग्लिश में दिलाना है वो 200 नंबर का इंग्लिश में दिलाएगा दोस्तों। तो बस यही है, कुछ नहीं है, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस में आपका सीईटी क्या करेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा। 50-50 नंबर के 4 सेक्शन होंगे, ये अंदाजा है, मैं आपको पहले बता दूं ये अंदाजा है, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफरेंट कुछ डाल देगा तो कैंडिडेट के लिए भारी पड़ जाएगा, ठीक है। अब कैंडिडेट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पढ़ता है, ठीक है, किसके लिए, अदर एग्जाम के लिए, और सीईटी में अगर अलग सिलेबस हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए सीईटी अपना सेम सिलेबस रखेगा उनके जैसा और टफ रखने की कोशिश करेगा, ताकि जो भीड़ है, लगभग मान के चलिए 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कम से कम वो छांटने की कोशिश करेगा कि सही तरीके से कैंडिडेट को छांट दिया जाए। हमेशा ऐसा ही होता है, प्री में बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेंस जाते जाते वो संख्या क्या हो जाती है, सही कम हो जाती है। मतलब मेंस में वही लोग पहुंचते हैं जो वाकई में काबिल होते हैं और जो सही तरीके से फॉर्म भर रहते हैं। नहीं तो हमारे देश में मैक्सिमम लोग इसलिए फॉर्म भरते हैं क्योंकि भाई तू भर रहा है तो मैं भी भर दूं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए पहले प्री होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो खर्चे हैं, वो प्री के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या कर रहा है, सीईटी जो है वो सारे देश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इसे कंडक्ट कराएगा कौन, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आई होप आप दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ओवरऑल एक बार फिर से समरी स्टार्ट कर देते हैं। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, साल में 2 बार पेपर लेगी, साल में 2 बार अभी कहा गया है, हो सकता है 1 बार भी हो, ठीक है। इस एग्जाम का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बेस पे आपको 3 साल के लिए क्या दिया जाएगा, एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और इस स्कोर कार्ड के बेस पे आप एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ठीक है, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। अभी आगे और कर सकते हैं, इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के वक्त में आपका प्री एग्जाम मान के चलिए सीईटी ले लेगा, उसके बाद 2nd और 3rd स्टेज, किसी किसी में 3rd स्टेज नहीं होगा, 2nd स्टेज ही होगा, तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। सरलता थोड़ी सी बढ़ा दी गई है आपके लिए, मेहनत करना आपके हाथ में है। मैक्सिमम भारत में कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एनआरए क्या है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, और लग जाइए पढ़ाइयों में। लेकिन अब जब तक एनआरए का सिस्टम नहीं आ जाता तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सिलेबस वही होने वाला है, सिलेबस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।